नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है द शेविंग फंक्शन, अर्थात बचत फलन का अध्ययन करना। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बचत फलन वास्तव में किस पर निर्भर करता है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि औसत बचत फलन तथा सीमांत बचत फलन क्या होते हैं, और इसी प्रकार इनकम का बचत फलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारे विषयों पर विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं बचत फलन। बचत फलन वास्तव में जो बचत होती है, हम ये जानते हैं कि बचत आय और में से यदि उपभोग को हम माइनस कर दें या घटा दें तो हमें जो प्राप्त होता है वो बचत कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि आय का वो भाग जो उपभोग में नहीं लाया जाता है, यानी आय का वो भाग जो उपभोग के अलावा हमारे पास बच जाता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो हम अगर इनकम में से यदि हम आय में से उपभोग को घटा देंगे तो हमें बचत प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास बचत फलन जो होता है आय में से उपभोग को घटाने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए एक परिवार की आय शून्य है, सपोज दैट एक फैमिली है और उस फैमिली की इनकम शून्य है। अब इनकम शून्य होने से वो कुछ ना कुछ तो कंजप्शन करेगा, क्योंकि एक जीवन की एक रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मुझे 20 रुपए चाहिए पर डे कंजप्शन के लिए, कम से कम 20 रुपए मुझे चाहिए ताकि मैं अपना कंजप्शन मेंटेन कर सकूं। तो ये 20 रुपए मुझे कहां से मिलेंगे? ये 20 रुपए मुझे उधार लेने पड़ेंगे, अर्थात मेरी सेविंग क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। जब मैं उधार लेकर के कंजप्शन करूंगा तो ये मेरी सेविंग निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी, अर्थात मैंने कहीं से उधार लिया है, इसलिए यहां पर निगेटिव सिंबल लगाया गया। सपोज दैट मेरी इनकम, मान लीजिए मुझे कोई डेली का कार्य मिल जाता है जिससे मेरी इनकम 60 रुपए उस दिन मिल जाती है। उस दिन मैंने अपना कंजप्शन मेंटेन रखने के लिए 70 रुपए का कंजप्शन किया। अब देखिए मेरी इनकम कितनी है? 60 रुपए, और मेरा कंजप्शन कितना है? 70, यानी 10 रुपए अभी भी मैंने किसी से उधार लिया है, अर्थात 10 रुपए मेरी क्या होती है? अभी भी डिस सेविंग होगी, अर्थात सेविंग नहीं होगी, अर्थात मुझे किसी का उधार है। अर्थात ये जो 2 यूनिट है ये अर्थात -30 रुपए मुझे मेरी डिस सेविंग है, अर्थात मैंने किसी से उधार लिया, उसकी उधारी चुकाना है। सपोज दैट आज मुझे जो काम मिला वो काम नेक्स्ट डे 100 रुपीज का मिला, और मैंने कंज्यूम भी कितना किया? 100 का किया। 100 रुपीज का मैंने कंजप्शन कर लिया और आज मेरी बचत जीरो हो गई, और मैं जीरो हो गई और मुझे कहीं पर भी उधार लेने की आवश्यकता नहीं रही। तो ये हमारे पास मेरी जो से बचत जीरो हो गई, अर्थात आज मैं जीरो पे कंडीशन पे हूं, मैं इस सेविंग इज जीरो। अगर मेरी इनकम इंप्रूव होकर के 180 हो जाती है, मान लीजिए मुझे और स्किल्ड हो जाता हूं मैं और अच्छा काम कर लेता हूं जिसके कारण मुझे अच्छा काम मिल जाता है, और अब मुझे 180 और मेरा कंजप्शन सपोज दैट हो जाता है 170, 170 रुपए। तो अब ये देखिए कि मैंने कमाया कितना? 180 रुपए, कंजप्शन कितना किया? 170 रुपए। अतः ये जो मेरी सेविंग होगी धनात्मक है, अर्थात 10 रुपए मैंने बचाए हैं, ये मेरे पॉकेट में है, दैट इज कॉल्ड सेविंग। इसी प्रकार ये जो मेरे पास अगली दिन की इनकम है 240 रुपए और मुझे खर्च करना पड़ा 220, और आज की मेरी सेविंग है 20 रुपी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग आय का फलन है। यदि आय शून्य होती है तो कभी भी सेविंग शून्य नहीं होगी, वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आय शून्य होने पर इफ y इज इक्वल टू 0 देन सेविंग क्या हो जाएगी? सेविंग विल बी निगेटिव। इफ इनकम इंप्रूव बढ़ती है, इनकम पॉजिटिव होती है, तो सेविंग क्या होती है? वो भी इंप्रूव करती है, बढ़ती है, इंक्रीजेस करती है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होती है, अर्थात आय बढ़ने के साथ ही साथ सेविंग भी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेविंग 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट हमारे पास निगेटिव सेविंग होती है, ठीक है, निगेटिव सेविंग होती है जिसे हम डिस सेविंग के नाम से जानते हैं। डिस सेविंग
दूसरी हमारे पास जीरो सेविंग होती है, जब हम आय पाएं और वो आय को पूरा का पूरा कंजप्शन कर जाएं तो वो हमारे पास जीरो क्या होते हैं, जब हमारे पास जीरो सेविंग का कंडीशन होती है और ये हमारे पास जीरो। और थर्ड प्रकार की हमारी जो सेविंग होती है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेविंग, धनात्मक सेविंग होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सेविंग जो हमारे पास है वो कई प्रकार की सेविंग्स होती है। तो यहां पर देखिए निगेटिव सेविंग्स, आपके पास ये निगेटिव सेविंग्स था, ये आपके पास जीरो सेविंग्स है और ये आपके पास धनात्मक सेविंग है, पॉजिटिव सेविंग है। तो तीन प्रकार की सेविंग्स होती हैं। आइए हम एक रेखा चित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। हमने आधार अक्ष पर एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को ले लिया है, ये हमने इधर इनकम को ले लिया है, और हमने वाई एक्सिस पर सेविंग को ले लिया है, सेविंग को ले लिया है। ये ओरिजिन है। ऊपर यदि हम बढ़ते हैं तो पॉजिटिव सेविंग है और अगर हम नीचे जाते हैं तो दैट इज निगेटिव सेविंग है। सपोज दैट माई इनकम इज जीरो, तो जब मेरी इनकम जीरो रहती है तो आपको पता है कि मेरी क्या होता है, ये हमारे पास सेविंग लाइंस है और हमारे पास सेविंग मेरी जीरो रहेगी। जीरो क्या, निगेटिव रहेगी। ये पार्ट में मैं सेविंग में रहूंगा, अर्थात मेरी सेविंग निगेटिव रहेगी। अगर मेरी इनकम इंप्रूव होकर के सपोज दैट y1 हो जाती है तो यहां पर देखिए सेविंग कितनी हो जाती है, सेविंग जीरो हो जाती है। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ करके कितनी हो जाती है, y2 हो जाती है, तो हम देख सकते हैं कि अब मेरी सेविंग क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अर्थात तो ये हमारे पास सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है ये रेखा। अर्थात यहां पर बचत फलन है जो एक्स एक्सिस को कट करके आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका कुछ पार्ट, जैसे ये पार्ट आपका निगेटिव होगा, ये आपका जीरो पार्ट होगा और ये पार्ट आपका पॉजिटिव पार्ट होगा, धनात्मक पार्ट होगा। इस प्रकार सेविंग तीन प्रकार की होती है और ये सदैव एक्स एक्सिस को कट करके जाता है। ये कभी भी सेविंग फलन ओरिजिन से नहीं निकलता। तो आप याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स एग्जाम से में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि सेविंग फंक्शन है पॉजिटिव स्लोप, इसकी जो ढाल होती है वो धनात्मक होती है। तो दूसरा पॉइंट होता है सेविंग फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर की ओर बढ़ता है। और थर्ड चीज क्या होती है, सेविंग्स तीन प्रकार की होती है। और चौथी चीज क्या होती है, सेविंग फलन कभी भी ओरिजिन से नहीं निकलता, अर्थात ये मूल बिंदु से कभी नहीं निकलेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो ये हमारे पास सेविंग फलन है। आइए अब हम देखते हैं कि औसत सेविंग, एवरेज सेविंग फंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। अर्थात हमारे पास औसत एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कुल बचत को कुल आय से यदि विभाजित कर दें तो हमें औसत बचत प्रवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। यानी एक उपभोक्ता की बचाने की क्या आदत है, औसत प्रवृत्ति क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए हम बचत को आय से विभाजित कर देते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस पे हमने एक्स, यहां पर हमने इनकम को ले रखा है। ये मेरे पास बचत फलन है, इस इज द फंक्शन ऑफ वाई है। और ये मेरे पास इस एक्सिस पे सेविंग है, ऊपर पार्ट पॉजिटिव, नीचे का पार्ट निगेटिव, दैट इज ओरिजिन। सपोज दैट इसमें मुझे y1 इनकम लेवल पर निकालना है कि वास्तव में सेविंग एपीएस कितनी है, औसत बचत प्रवृत्ति कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि जितना मेरे पास इनकम है और जितनी मेरे पास बचत है, इन दोनों के आधार पर मैं औसत बचत प्रवृत्ति की गणना करता हूं। तो औसत बचत प्रवृत्ति की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर देखिए इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। तो ये देखिए ए पॉइंट पर आपके पास औसत बचत प्रवृत्ति है और यहां पर हमने वाई रख दिया है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि
यहां पर टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग कितनी है, Y1A है, Y1A अपॉन OY1, इसको हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हैं, tan थीटा। अगर हम इसका टेंजेंट का मान निकाल लें तो शायद मुझे APS की गणना हो जाएगी। तो अतः इस पॉइंट को मुझे, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिला दिया, तो ये हमारे पास θ1 एंगल बन जाता है और ये हमारे पास APS हो जाती है। अर्थात Y1 लेवल पर औसत बचत प्रवृत्ति मेरी ये होगी, जो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहूं Y0 पर, तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा और मुझे ओरिजिन से इसको मिलाना पड़ेगा और यहां पर थीटा का मान θ0 मैंने कर दिया है और ये आपके पास APS 2 हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है APS कॉन्टिन्यू बढ़ता चला जाएगा। आय बढ़ने के साथ साथ आय बढ़ती जाएगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग भी मनुष्य की बढ़ती चली जाएगी। अर्थात ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बन जाता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी औसत बचत प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम के लिए मेरी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी, तो आपको बताना होगा कि लगातार औसत बचत प्रवृत्ति किसी उपभोक्ता की लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करिएगा। अब हम देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि हमको स्लोप निकालना। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालना कि मेरी अगली इकाई जो इनकम की बढ़ी उसके परिणाम स्वरूप मेरी बचत प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन हुआ। औसत का मतलब टोटल मेरे एवरेज में जो आय है उसके परिवर्तन के द्वारा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि मेरी मान लीजिए अगले दिन की इनकम बढ़ जाती है तो मेरी बचाने की प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इस प्रकार तो इसको हम कह सकते हैं कि चेंज इन इनकम, यानी आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप चेंज इन सेविंग, बचत में परिवर्तन। यानी मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरी बचाने की प्रवृत्ति 50 है, मेरी इनकम बढ़कर के 200 हो जाती है और मैं अब बचाता हूं 80। तो ये जो इनकम चेंज हुई, कितनी चेंज हुई है यहाँ पे इनकम, 100, दैट इज कॉल्ड 100। और यहां पर मेरी क्या चेंज हुई है, सेविंग्स, दैट इज 30। तो मैं कहेंगे 30 अपॉन 100 अर्थात 0.3, अर्थात मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, 0.3, अर्थात मैं अपनी इनकम का 30% बचा पाता हूं। तो इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए आप इस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है तो वहां पर स्लोप आपको निकालना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए आप देखिए कि इसको इस पॉइंट पर मैंने मान लीजिए यहां से चेंज होकर के मैं इस पॉइंट पर जाता हूं तो अब मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना पड़ेगा। तो यहां से एक लंब मैंने डाला और एक लंब इधर से डाला और जहां दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पर ये आपको दिखाएगा डेल्टा एस और ये दिखाएगा डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा एस और डेल्टा वाई को दिखाता है। आप किसी भी रेखा पे लीनियर सेविंग फंक्शंस में, यानी अगर लीनियर आपका सेविंग फंक्शन है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सदैव कांस्टेंट होगी, ये आपको याद रखना, नोट डाउन करना है। तो रिजल्ट्स क्या आए, आप रिजल्ट्स देखिए। पहली चीज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, आय बढ़ने के साथ साथ कॉन्टिन्यू एपीएस बढ़ती जाएगी।
औसत बचत प्रवृत्ति उपभोक्ता की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी उसकी बचाने की आदत भी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, आय बढ़ने के साथ सदैव कांस्टेंट रहेगी। उसकी जो बचाने की आदत है, जो अगली इकाई से बचाने की आदत है, वो सदैव स्थिर रहती। तो एमपीसी सदैव कांस्टेंट रहेगी, जबकि एमपीएस सदैव कांस्टेंट रहेगी, जबकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। यही रिजल्ट्स सारे एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो इसे जरूर आप देखना वीडियो को। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। थैंक यू। हम अगले वीडियो पे जल्द ही मिलते हैं। सो मच थैंक यू।